बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे 16 लेक्चर्स हो चुके हैं और हाफ ऑफ द सेमेस्टर जो हमने स्टडी कर ली है। अब पीछे जस्ट जितना हम पढ़ के आए हैं उतना ही और पढ़ना है, यानी 16 लेक्चर्स हम कर चुके हैं और 16 ही रह जाएंगे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और जब मैं 50% अचीव कर लेता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है, तो फिर मैं वो खुशी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि जो पहले 16 लेक्चर्स थे उनमें हमने जो काम किया है बेसिकली अब अगले 16 लेक्चर्स में हम उसी काम की कंटिन्यू करेंगे और उसमें सॉल्यूशंस जो मेथोडोलॉजीज हैं वो हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। लाइक इन फर्स्ट 16 लेक्चर्स व्हाट वी हैव डन before, we discussed the partial differential equation in first order. Even they are linear, non-linear, quasi-linear or semi-linear, and we discussed the solution methodology of all those equations as well. Okay? And then we learned the technique how to reduce our second order partial differential equation in a canonical form, and then we classify them. We study the classification of partial differential equations in three major natures, three major shapes: parabolic, elliptic, and hyperbolic. So after this whole thing, I thought that why not we should go for the modeling. कि आपके जो फिजिकल सिस्टम है उसको आप किस तरह से अपने जो मैथमेटिकल फार्मूलेशंस हैं उनमें आप कैसे कन्वर्ट करते हो। तो हमने लास्ट 3-4 लेक्चर्स हमने इस पे स्पेंड किए। आखिरी जो 4-5 लेक्चर्स थे इस फर्स्ट हाफ ऑफ द सेमेस्टर के, उसमें हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग की, हीट इक्वेशन की, और देन हमने वेव फिनोमेना को डिस्कस किया और इन वेरी डिटेल। और लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि मैंने विद द हेल्प ऑफ हीट इक्वेशन हाउ आई डेवलप्ड the Laplace equation as well as the Poisson equation, and then I discussed one problem for the non-homogeneous of a heat equation with non-homogeneous material, जिसमें आपके specific heat, जिसमें आपका density ये depend कर रहे हैं h के ऊपर जी, and of course then h is dependent on T जी. So this is what we have done before. Just a small review of my last lecture and a small review of last 4-5 lectures, and we discussed the mathematical modeling, the heat equation, the wave equation, and the Laplace equation, and the Poisson equation. We discussed all these equations in detail, and in Laplace equation we also discussed how we can convert this equation into a polar coordinate. और आपको जो असाइनमेंट मिलेगी उसमें आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट होगी कि आप उसको इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आप उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो अपने लैप्लास इक्वेशन को। सो काम इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बार बार हम इसको देखेंगे। अब बेसिकली इशू क्या रह गए हमारे पास, व्हाट आर द इश्यूज आर लेफ्ट राइट नाउ। इश्यूज ये थे कि अभी तक तो हमने सिर्फ इक्वेशंस मॉडल किए, उनको डेवलप किया है। ठीक है, हीट इक्वेशन हो रही, वेव इक्वेशन हो रही, लेप्लास हो रहा या पॉइसन इक्वेशन हो रही, लेकिन अभी तक हमने इनके सॉल्यूशंस की तरफ नहीं गए। Still we model them, we discuss the boundary conditions as well, we discuss the initial conditions as well, we discuss the what is a solution means, कि आपके solution से क्या मुराद है, कि अगर even हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, but how to get the solution of a particular differential equation of second order. First order का solution हमने देख लिया था last the first few lectures, फर्स्ट ऑर्डर का सोल्यूशन निकालने में इतना इशू नहीं था, लेकिन अब सेकंड ऑर्डर के लिए अब बहुत सारे मेथोडोलॉजीज हैं जिसमें सबसे इजी है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जब आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हो तो वहां पे आपने इसको देखा था कि आप अपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हो। ठीक है, एक्स के साथ, वाई के साथ, और देन जेड के साथ, और इस तरह से आप उनको जब आप सेपरेट स्पेस कोऑर्डिनेट्स को एक तरफ और टाइम कोऑर्डिनेट को एक तरफ, और लाइक समथिंग लाइक दैट, आप इसको सेपरेट करते हो। सेपरेट, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पढ़ते हैं
तो उनके जब हम उनको सॉल्व करने जाते हैं तो हमें वहाँ पे फोरियर सीरीज का नॉलेज होना ज़रूरी है जी. वी मस्ट नो व्हाट इज़ द फोरियर सीरीज, what are the Fourier coefficients even for a general function, and if my function is an odd function then what is the Fourier series, and if my function is an even function then what is my Fourier series. Or as far as I know that like I believe कि आपको Fourier series का इतना आइडिया शायद ना हो. I hope कि I am wrong. मेरी ये उम्मीद है कि मैं गलत हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया हो, लेकिन अगर आइडिया नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस ये बताता है कि जब आप बैचलर्स करते हैं तो वहाँ पे जो चैप्टर है फोरियर सीरीज का, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आपका जो नॉलेज है फोरियर सीरीज का वो इतना अच्छे अंदाज से डेवलप नहीं हो सकता जी. यानी आप बेसिकली जैसे टेलर सीरीज है, आप अपने किसी भी फंक्शन को एक सीरीज फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो. सिमिलरली कोई भी फंक्शन आपका जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप उसको रिप्रेजेंट करो विद सम पर्टिकुलर रूल, तो उसको हम फोरियर सीरीज कहते हैं. तो फोरियर सीरीज आज का लेक्चर में डिवोट करता हूँ फोरियर सीरीज के ऊपर, उसकी बेसिक्स, उसकी जरूरत क्यों पेश आई, उसके जो है इनिशियली आपके पास उसका जो पीरियड्स हैं, उस लाइक एवरीथिंग अबाउट द फोरियर सीरीज, फोरियर कोसाइन सीरीज, फोरियर साइन सीरीज, एंड फोरियर सीरीज फॉर एन ऑड फंक्शन और फोरियर सीरीज फॉर एन इवन फंक्शन. ये सारी चीजें आज हम कोशिश करेंगे कि इसी 8 लेक्चर में डिस्कस हो जाएं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को हम डिस्कस करेंगे तो देन वी विल बी एबल टू गेट द सोल्यूशन इमीडिएटली. लाइक हमें नॉलेज होगा और हम फौरन उसको अप्लाई कर देंगे. सो टुडे माय द आउटलाइन ऑफ माय टुडेज लेक्चर इज आई विल डिस्कस द फोरियर सीरीज, व्हाट इज फोरियर सीरीज and what are the periodic functions. Then I will discuss the orthogonality and normality, determining Fourier coefficients, how I can get the Fourier coefficients, like, and then Fourier series for even and odd functions. ये सारे हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो Fourier series पहले होती क्या है जी, हम इसको देखते हैं. What is the Fourier series basically? The series something like that, a constant a naught over 2 plus summation n varies from 1 to n, and then term involving with cosine and the term involving with sine. Here an is the coefficients and bn are coefficients, और आप इनको constant भी कह सकते हो, they are also constants. So ये एक सीरीज है, आप देखो कि ये सम कर रहा है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. जब n को 0 लूंगा तो a नॉट इंटू कॉज ऑफ 0 बन जाएगा मेरे पास, एंड वो मेरे पास उसको मैंने पहले लिख लिया. तो ये 2 एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से लिखा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा. सो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n cos n pi h over l plus b n sin n pi l over n by h over l. This is again hg. So one mistake I just detected. So where a naught, a n and b n are coefficients, are constants, of course. For any value of a naught, a n and b n, this series is called trigonometric series. Simply कि आप क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज कहूंगा. लेकिन अगर मैं ए एन बी एन ए नॉट को सम पर्टिकुलर रूल, एक स्पेसिफिक रूल से मैं डिटरमिन करता हूं, तो मेरी जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है इसको मैं फिर फोरियर सीरीज कहूंगा जी. ठीक है. Then the coefficients are called Fourier coefficients and the series is known as Fourier series. It is very important. So the Fourier series are trigonometric series. This means every Fourier series is a trigonometric series, but it is not necessary that every trigonometric series is may or may not be a Fourier series. Like Fourier, इसको मैं दोबारा कहता हूँ आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, सॉरी जो फोरियर सीरीज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज तो होगी, ठीक है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो फोरियर सीरीज भी हो. सो दिस इज अ स्मॉल रिमार्क एंड यू कैन से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज. अब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कोई भी फंक्शन को
अप्रोक्सीमेट करते हैं इन द वे कि वो फंक्शन इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज या इस तरह की फोरियर सीरीज से इक्विवेलेंट हो रही, तो इसमें अननोन चीजें क्या आएंगी. आई नो दिस थिंग n pi h over l and bn sin n pi, of course this is h over l and this is some spell mistake, so a naught over 2, so an फाइंड आउट करना है, bn फाइंड आउट करना है और a naught फाइंड आउट करना है. लेकिन ये सारे मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखने से बजाय मैं आपको स्टेप वाइज चलाऊंगा ताकि आपको ऐसा फीलिंग ना हो कि ये एकदम से ऊपर से कोई चीज़ आ रही है हमारे पास. मैं बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक सी वहाँ से स्टार्ट करूँगा. सो पीरियोडिक फंक्शन जी, तो सबसे पहले क्योंकि फोरियर सीरीज सिर्फ मैं उन्हीं फंक्शन से देखूंगा जो पीरियोडिक होंगे जी. ठीक है, तो उससे लिए पहले मुझे पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शन. तो periodic functions basically, if for all h a function f of x is defined, f of x is defined for all h, and f of x is equal to f of x plus p, where p is not equal to 0. ये आपस में इक्वल हो, यानी h में कोई चीज ऐड कर दो, जैसे साइन थीटा में अगर 2 पाई ऐड कर दो तो साइन थीटा ही रहेगा. ठीक है, आप इसे एक्सपेंड कर लें, साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा ट्रांस 2 पाई प्लस ट्रांस थीटा साइन 2 पाई. तो ट्रांस 2 पाई इज 0 एंड साइन थीटा आ जाएगा आपके पास, और वो एक्सपेंशन के बाद तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा जी, 2 पाई हो जाएगा. p इज इक्वल टू 2 पाई इन दैट केस जी. देन द फंक्शन f इज सेड टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड p. फॉर एग्जांपल, एज यूजुअल, द फंक्शन f of x is equal to sin bh is periodic with p is equal to 2 pi over b. Look, this is a function sin bh is periodic. अब देखें इसमें पीरियड क्या है जी, 2 pi over b. सिंस आप अपने फंक्शन को f of x को लिख सकते हो sin bh एंड bh में आप 2 pi ऐड कर दो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अगेन sin bh. 2 pi is nothing जी. ठीक है, आप इसका ग्राफ अगर आप देखना चाहो तो ग्राफ इसका जस्ट लाइक दिस ग्राफ होता है, और मैं साइन का ग्राफ आप को अभी मैं नहीं बताने जा रहा, आप खुद इसको देख सकते हैं जी किसी भी बुक से, और वो पीरियोडिक होता है जी. ठीक है, आप देखेंगे हर 2 पाई के बाद एवरी इंटरवल ऑफ 2 पाई वी हैव द सेम वैल्यू जी. सो बी एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू, अब बी कॉमन ले लिया मैंने तो साइन बी एक्स प्लस 2 पाई बाई बी जी. सो लुक एट दिस, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई बाई बी जी. ठीक है, इफ वी हैव एफ ऑफ एक्स देन साइन बी ऑफ एक्स, एंड नाउ this sin b remains there, so this is this corresponds to x plus 2 pi over b, so the period is 2 pi over bj. So that's why this function is called periodic g. Also there is a theorem, it is very important theorem, that if we have a period, let's say जैसे 2 pi है तो 2 pi का जो मल्टीपल है 3 पाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 पाई को, तो वो अगेन पीरियड ही रहेगा उसका. इट्स अ वेल नोन थ्योरम इन द बेसिक मैथमेटिक्स दैट इफ f इज अ फंक्शन विद पीरियड p, 2p, 3p up to np, or -p, -2p, -3p, -np for all n is an integer. ठीक है, नॉट जीरो नहीं होगा वो, n is an integer are also periods of f जी. तो ये अगर इसका पीरियड p है तो 2p और ये सारे के सारे उससे जो मल्टीपल है, अगर पीरियड p है तो p के जितने भी मल्टीपल हैं इंटीग्रल मल्टीपल, यानी इंटीजर्स को आप मल्टीपल करेंगे. ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी पीरियड होगा उस पर्टिकुलर फंक्शन का जी. ठीक है, so this is very important theorem in this sense. So after getting this basic idea of periodic function, I will convert myself for orthogonality and normality. So what is orthogonality and what is normality? Orthogonal आपको पता है कि दो फंक्शन उनको मैं ऑर्थोगोनल टर्म कहता हूँ जब उनका परपेंडिकुलर कोई भी उसका परपेंडिकुलर 0 हो, यानी उसका स्केलर प्रोडक्ट मेरे पास 0 आ जाए तो मैं उसको a डॉट b इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स ab इज इक्वल टू a and b are orthogonal जी. So but here I will discuss in some other way that if f of f and g of x are two functions that are not identically 0, like they both are not equal to 0,
and integrable over the interval AB, and W of x is positive. W of x is a weighting function g, is also integrable over AB, then if A to be f of x, g of x, W of x is equal to 0, we say the function f of x is orthogonal to g of x with respect to the weighting function W of x over the interval A B. Look, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उनका इंटीग्रेट करते हैं उस एक पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर. अगर वो इक्वल टू 0 आए तो दिस मीन्स कि वो फंक्शन आपस में ऑर्थोगोनल है. दिस इज एन अदर काइंड ऑफ डेफिनेशन व्हेन वी आर डीलिंग विद इंटीग्रल कैलकुलस. सो इसका मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि आपको मैं बताऊँ कि इस एक्चुअल मीनिंग क्या लेते हैं. ठीक है, लेट्स से अगर मैं f ऑफ x को 1 लेता हूँ और g ऑफ x को 1 माइनस x लेता हूँ एंड w ऑफ x को e रेज़ पावर माइनस x लेता हूँ. ठीक है, तो मैं कनेक्शन चेक करना चाह रहा हूँ कि f ऑफ x और g ऑफ x में व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन f ऑफ x एंड g ऑफ x. तो मैं इस वेटिंग जो मेरे पास फंक्शन है e रेज़ पावर माइनस x, इसके रेफरेंस से मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा समथिंग लाइक दैट, e पावर माइनस x इंटू 1 माइनस x. और आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इंटीग्रेशन का, और आफ्टर दिस वेरी सिंपल इंटीग्रेशन आई हैव 0. सो दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0. Therefore we can say that 1 is orthogonal to 1 minus x with respect to the weighting function w of x on the interval 0 to infinity. इस इंटरवल के लिए 1 और 1 minus x आपस में ऑर्थोगोनल है फॉर दिस पर्टिकुलर वेटेड फंक्शन जी. लेकिन इन जो हम फोरियर सीरीज में जब हम इसको इंटीग्रेशन को हम इसके ऑर्थोगोनैलिटी को देते हैं तो हम वेटिंग फंक्शन को 1 लेते हैं. तो इन द रेस्ट ऑफ आवर होल सेमेस्टर वी विल टेक w ऑफ x इज इक्वल टू 1. ये एक पर्टिकुलर नोट है जो आप इसको ध्यान में रखें. अब कोई भी फंक्शन है अगर उसका इंटीग्रल 0 आ जाता है दूसरे फंक्शन के साथ तो वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे जी. ठीक है, और इसको मैं अगर शो करूं इन ए डेफिनेशन दैट इफ phi n of x is a set of functions such that phi n of x is orthogonal to phi m of x. So there are some small difference, like फंक्शन है phi 1, दूसरा फंक्शन है phi 2, और इनको मैं अगर ऑर्थोगोनल मानता हूँ is a set such that phi n is orthogonal to phi m. When m is not equal to n, then this whole set is called a set of orthogonal functions. आगे आप इस थ्योरम में डिटेल के साथ देखोगे कि मैंने इस थ्योरम में ये 3 चीजें डिस्कस हुई हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे हम जब फोरियर कोफिशिएंट्स को डील करेंगे तो बार बार इस तरह के फंक्शन हमारे पास आएंगे. तो मैंने उनको पहले एक थ्योरम में यहाँ पे लिख दिया ताकि हमें बार बार इस थ्योरम को फिर रेफर करूंगा, और मैं कहूँगा कि क्योंकि वहाँ पे हमने देख लिया था इस कैलकुलेशन इस तरह इंटीग्रल 0 है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग 0 जी. ठीक है, क्योंकि देखें पिछले लेक्चर में भी आप देखें कि कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो रही थी, तो मैं यहाँ पे सारी कैलकुलेशन नहीं कर सकता. तो उसमें फिर हम ये पीडीईज में स्पेशली ये है कि जब इवन आप क्लासरूम में बैठे हो और आई एम योर टीचर, देन हम मेरा ये हैबिट है कि मैं कुछ पोर्शन सॉल्व करता हूँ, कुछ पोर्शन फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने ऑडियंस के लिए छोड़ देता हूँ पोर्शन जो है कि आप प्लीज इसको कंप्लीट करें. तो लेकिन उससे पहले मैं उनकी बेस बना देता हूँ. ये आपकी बेस बन रही है, आपको ये थ्योरम अंडरस्टैंड होना चाहिए. इस थ्योरम में ये कह रहा है कि आपके पास एक सेट है फंक्शन का 1 एक कांस्टेंट sin n pi x over l, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, and cosine n by h over l form an orthogonal set over this interval minus l to l, that is minus l to l sin m pi h over l cos n pi h over l. यानी इससे साथ आप प्रोडक्ट लेने तो ये 0 आएगा. साइन के साथ प्रोडक्ट लेने when m is not equal to n, क्योंकि अगर m और n इक्वल हो जाते हैं तो फिर ये स्क्वायर बन जाएगा, and that is not equal to 0. ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे m is not equal to m, for m is not equal to m, cos और cos का इंटीग्रल भी 0 है जी. मैं पहला और दूसरा कर देता हूँ, तीसरा मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, आप इसको देखो. ठीक है, सो मैंने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का जो आपको याद आएगा, तो आपको अपना बचपन भी याद आएगा और आपको बड़ी खुशी होगी.
like the formula is something like that, sine alpha plus beta and plus sine alpha minus beta. So this is equal to sine alpha sine alpha cos beta plus cos alpha sine beta, and this is plus sine alpha cos beta and cos alpha minus cos alpha sine beta जी. ये टर्म इसको कैंसिल करेगी and we are left with sine alpha cos beta and plus or 2 sine alpha cos beta जी, sorry, 2 sine alpha cos beta जी. So आप यहाँ से देखो कि ये एक sin alpha cos beta की जो वैल्यू थी, sin alpha cos beta की वैल्यू आ रही 1/2 sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta. ठीक है, अब मेरे पास अल्फा, लेट्स से दिस होल थिंग इज अल्फा, दिस होल थिंग इज बीटा, तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा एंड इट इज इक्वल टू माइनस एल टू एल, 1/2 में इधर बाहर लिख लेता हूँ. ठीक है, 1/2 इज फॉर एवरीथिंग इज साइन दिस टर्म प्लस दिस टर्म अल्फा, लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सो एम पाई एच ओवर एल प्लस एन पाई एच ओवर एल जी, एंड प्लस देन साइन अल्फा माइनस बीटा जी. तो दिस इज साइन एम पाई एच ओवर एल माइनस एन पाई एच ओवर एल एंड दिस इज होल थिंग इज dx. ठीक है, बात समझ आ रही है. तो ये बेसिकली जो फार्मूला है जो हमने एफएससी में पढ़ा था उस फार्मूले से, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इस शेप में, और इसमें मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि ये सिंपल साइन और सिंपल कॉस में इंटीग्रल आ गया और उसका मुझे इंटीग्रल आता है जी, यानी उसका मेरा सोल्यूशन मुझे पता है. लेकिन इस ये मल्टीपल थे तो इनका सोल्यूशन मुझे नहीं पता था, बिकॉज दिस एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एंगल. अगर सेम होते तो फिर शायद मैं पावर रूल लगा के इसको इंटीग्रेट कर सकता था, लेकिन अब ये सेम नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू डू दिस विद दिस फार्मूला जी. सो दिस इज 1/2 minus L by L sin m plus n pi h over L and plus sin m minus L pi h over L. मैंने ये जस्ट कॉमन ले लिया तो ये dh आ गया जी. ठीक है, और इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, sin m plus n इंटू पाई बाई एल, ये होल एंगल एच, ये एंगल में है जी एच. ठीक है, प्लस साइन एम प्लस एम माइनस एन पाई ओवर एल एच जी. ठीक है, डी एच, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, साइन का इंटीग्रल माइनस क्रॉस होता है जी. ठीक है, तो माइनस क्रॉस ऑफ m plus n pi by l, of course one bracket missing, h divided by जो इसका आर्गुमेंट होता है m by l. सिमिलरली इसका डेरिवेटिव माइनस क्रॉस m minus n pi by l h divided by m minus n pi by l simply जी, and from minus l to l जी. सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाए तो अब आप जैसे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आप L सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैं अगर आप इफ़ यू अलाउ मी तो मैं यहाँ पे अगर इसको लिख लूँ, जैसे मैं अगली स्लाइड पे जाऊँ और फिर वापस आऊँ, अगली पे जाऊँ फिर वापस आऊँ, दिस इज 1/2. फर्स्ट आई पुट द अपर लिमिट गिव्स मी cos ऑफ m plus n pi by L into L divided by m plus n into pi by L जी, minus
cos of m minus n pi by l into l divided by m minus n into pi by l जी। ये l के साथ कैंसिल हो रहा है जी, ये अपर लिमिट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, और जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँगा तो माइनस साइन आएगा, and of course one minus is still here which I just missed, I have to put this। तो ये जो माइनस साइन लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से आएगा तो वो माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा जी, एंड दिस इज प्लस cos of m plus n pi by l into minus l divided by m plus n into pi by l, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस फिर उस लोअर लिमिट वाले माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज cos m माइनस n पाई बाई 2 पाई बाई l इंटू माइनस l जी डिवाइडेड बाय m माइनस n पाई बाई l जी, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग। ये देखें cos m प्लस n पाई है माइनस का, दिस इज द माइनस cos m प्लस n पाई, and this is plus cos m plus n pi, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और but here there is a minus sign must be there, so cos of cos at even function and cos of minus x is equal to cos of x, so ये टर्म इसको माइनस करेगी और ये टर्म इसको माइनस करेगी, आंसर इज 0। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका इंटीग्रल जो है वो इक्वल टू 0, ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है, और ऑर्थोगोनल की बेसिक कंडीशन क्या हुई कि साइन m पाई h ओवर l और cos n पाई h ओवर l ये दोनों अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इन रियलिटी, इसमें भले m और n आपस में इक्वल भी हो जाएं तब भी ये आंसर वैलिड है, और दिस इज इक्वल टू 0 जी। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, साइन माइनस l to l sin m pi, this is I have to write from there जी, because मैं बार बार पिछली स्लाइड पे नहीं जाना चाहता, and sin n pi h over l dh is equal to 0, ये प्रूव करना है जी। तो मुझे ये 0 लाना है, किसी तरह शो करना है, तो कैसे शो करूंगा, मेरा इनका आपस में रिलेशन जो है साइन साइन, लुक cos अल्फा प्लस बीटा किससे इक्वल होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट, एंड cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा किससे इक्वल होगा, cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा जी। अब क्योंकि मुझे ये टर्म चाहिए तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो आई एम लेफ्ट विद आर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा, एंड साइन अल्फा साइन बीटा दिस इज इक्वल टू 1/2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा जी। सो मैं यहाँ से डिराइव कर लूंगा इसको, ठीक है, मुझे याद नहीं था ज़बानी, तो मुझे लेकिन मुझे ये पता था कि बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट डिराइव दिस थिंग। आपको भी इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती, ये एक आध मिनट में ये फौरन आपको सामने आ जाते हैं और आप उनको डिराइव कर सकते हो जी। ठीक है, सो इनकी वैल्यूज सेम प्रोसीजर यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, इसको मैं एज ए रफ फॉल्ट यहाँ पे रखता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस l to l एंड 1/2 बाहर आ गया, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, सो m pi h over l minus n pi h over l minus cos of m pi h over l plus n pi h over l जी, this is dh जी। ठीक है, so this is 1/2 minus l to l, तो इसको मैं सिंप्लीफाइड करके लिख सकता हूँ cos of
m minus n pi x over L minus tras of m minus n, m plus n, sorry, and pi x over Lg. So this is into dx. So स्टूडेंट्स आप देखो कि आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो. इसमें जब इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 नेक्स्ट स्टेप अभी ओमिट कर रहा हूँ. तो क्रॉस इंटीग्रल साइन होता है साइन ऑफ m माइनस n पाई x ओवर l डिवाइडेड बाय m माइनस n पाई ओवर l माइनस साइन m माइनस n पाई ओवर l x डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव सॉरी इसको डिवाइड करेंगे इससे m माइनस n पाई बाय 2 l एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट माइनस l ओवर l. सो ये आपके पास इस तरह से आ जाए. आप जस्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो. 1/2 no, this is plus sign, this is plus, sorry, this is plus, otherwise they cancel each other. Sin m minus n pi l over m minus n pi over l जी minus sin m plus n pi over l into l divided by m plus n pi over l. अब माइनस साइन आएगा माइनस लोअर लिमिट साइन m माइनस n pi over l into minus l divided by m minus n pi over l. So और इसके बाद माइनस साइन लोअर लिमिट का माइनस इंटू माइनस ट्रांसेंडेंटल साइन होता है जी. और यहाँ पे मैं लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो एट द एंड ऑफ द डे आप देखो ये सारी टर्म आपस में एक दूसरे को पाई ओवर एल इंटू माइनस एल डिवाइडेड बाय सॉरी दिस माइनस अगेन एक माइनस का मसला आ गया. सो दिस इज अपर लिमिट माइनस lower limit, so this must be plus and this is m plus n pi by l. तो ये कैंसिल हो जाएंगे. लेकिन आप देखेंगे ये m माइनस n इंटीजर्स है और ये पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहे. हालांकि ये कैंसिल नहीं हो रहे उस तरह से. ठीक है, ये प्लस का साइन है और ये अगेन फिर प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन से बाहर आ रहे इसको प्लस कर देगा. ठीक है, ये माइनस साइन से बाहर आके इसको प्लस कर देगा और ये माइनस साइन से बाहर आके इसको नेगेटिव कर देगा. तो ये देखें एक जैसे साइन है लेकिन साइन पाई इज जीरो और m और n मैंने पहले बताया कि m और n हमारे इंटीजर्स होंगे. लाइक मैंने पहले कहा कि m और n इज इक्वल टू 0 1 2 समथिंग लाइक दैट. नॉट 0 फ्रॉम 1 to of course 0 is as well जी. But this is not 0. In theorem I wrote 1 to 2 to up to so on. So m और n मेरे नॉन जीरो हैं और आप इनको इनका डिफरेंस भी एक इंटीजर होगा. जब इनका डिफरेंस एडिशन वो इंटीजर होगा तो इंटीजर को जब मैं पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो cos पाई साइन पाई जो है वो जीरो हो जाएगा. साइन पाई जीरो, साइन 2 पाई जीरो, साइन 3 पाई जीरो, समथिंग लाइक दैट. तो एवरी टर्म इन दिस इंटीग्रल इज equal to 0 1/2 0 plus 0 plus 0 plus 0 and this is whole 0 जी. So these are also orthogonal to each other जी. और इसमें जो स्पेशल केसेस है कि when m is equal to n होगा तब क्या होगा ये आप देखो. सिमिलरली जो नेक्स्ट प्रूफ है उसका भी आपने इसी तरह से देखना है जी. ठीक है, नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट थ्योरम जी. सो ये जो सेट ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस का सेट है
ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी हमारे फोरियर सीरीज में। और इवन जब आप इंशाल्लाह जब आखिर में सेमेस्टर के एंड पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये जो आज का लेक्चर है, स्पेशली लेक्चर नंबर 17, प्लीज इसको लाइट मत लीजिएगा, इसको फुल कंसंट्रेशन के साथ ना सिर्फ लिसन सुने, रीड करें, बल्कि इससे रिलेटेड जो मसलन इसका थ्योरम है, इसका मैंने प्रूफ जस्ट 1.5 कराया जी, बाकी प्रूफ आपने करना है, ठीक है। तो इन चीजों को आपने पढ़ना है, तो इट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑर्थोगोनैलिटी में ही जब हम आगे चलेंगे तो कुछ चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन n and m are equal, look in the previous slide I always said that m is not equal to n, but now I want to say that when m is equal to n, तो जब वो m और n इक्वल हो जाएंगे तो वो साइन स्क्वायर फंक्शन बन जाएगा और इस तरह क्रॉस स्क्वायर फंक्शन बन जाएगा। तो ये इक्वल्स टू दीज वैल्यूज होती है। इनमें से मैं सेकेंड एक करा देता हूँ आपको, बाकी आप दोनों जो हैं वो आप खुद करेंगे, ठीक है। एंड रिमेंबर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी हैव टू नो अबाउट दीज थिंग्स। सो कम टू द solution. So I want to solve this thing, minus L to L sin square of n pi h over L dx is equal to L। तो इसका इंटीग्रेशन तो मेरा नहीं ख्याल जी आपके लिए कोई मसला है, क्योंकि मुझे पता है आप भी जानते हो कि साइन स्क्वायर h जो है किससे इक्वल होगा। Remember basic identities, 1 minus cos 2h divided by 2। I think इससे इक्वल हो रही है, हाफ एंगल से डबल एंगल मिल जाएंगे आप। तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे इसको मैं इसको लिखूंगा कि माइनस एल टू एल साइन स्क्वायर n पाई h over l dx, this is equal to nothing but minus l to l 1 minus cos of 2n pi h over 2 dx, ठीक है। इससे इक्वल मैंने कर लिया, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस एल टू एल, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, so dx minus l to l cos of 2n pi h over, और 2 is cancel with this term, so n pi h dx हैंडल बन गया इसका। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे माइनस एल टू एल, सो h माइनस एल टू एल माइनस क्रॉस इंटीग्रल साइन होता है जी, साइन n पाई h ओवर n पाई फ्रॉम माइनस एल टू एल जी। स्टूडेंट एक्चुअली दिस इज 2 but this is not 2, this is L, this is L. I am sorry, I just misread the L with 2, so this is 2 divided by L, this is L, and of course 2 is there, 2 n pi over L जी, minus L by L जी। अब मैं इसकी अपर लिमिट माइनस इंटू लोअर लिमिट जी, माइनस ये L ओवर 2 n पाई आ गया मेरे पास, एंड इस में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो साइन 2 n pi अपर लिमिट L ओवर L माइनस साइन 2 n pi ओवर L इंटू माइनस L जी। ये अब इन डायरेक्शन चले, ये L प्लस L माइनस this L cancels with this L जी, and this L cancels this, but minus sign is there, so minus into minus plus हो जाएगा, तो माइनस L by 2 pi 2 n pi 2 pi n, so 2 pi n, and this is sine 2 n pi minus sine 2 pi d, this is plus d, this term is 0 and this term is 0, so this is 2L minus 0, but this must be equal to L, which I have to prove g. So what's wrong with this? There is some minor mistake, and of course I just
capture that this one which I just delete. This is 1 by 2. So 1 by 2 is here, 1 by 2 is here. For every value this 2 जी, ये मैंने मिस किया था यहाँ पे. तो अब मैं बजाय पूरी स्लाइड दोबारा काम करूँ इसके ऊपर, मैं जस्ट इसको यहाँ पे कितना तो अलाउ करते हो ना मुझे, तो 1 by 2 into 2L and this is L जी आंसर. ठीक है, तो बाकी आपने इनको एज इट इज देखना है. सो दिस इज द ऑर्थोगोनैलिटी एंड आई वांट टू गिव अ स्मॉल रिमार्क अबाउट द नॉर्मैलिटी कि व्हाट किसी भी फंक्शन का नॉर्म क्या होती है, और उसको हम जब हम इंटीग्रल कैलकुलस में हूं तो उसकी हम नॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी इंटरवल है हमारे पास. एफ ऑफ एक्स जो इस इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर and the whole the root is called the norm of the function f over ab and it is denoted by norm of f g. यानी आपने f को f के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और उस गिवन इंटरवल के ऊपर, तो आपके पास नॉर्म आ जाएगी. If the value of the integral happens to equal 1, like अगर उसका आंसर 1 है तो उसको हम गिवन फंक्शन is said to be normalized over ab जी. ठीक है, अगर नहीं है तो वो नॉर्मलाइज नहीं होगा जी. And if a function is not normal, that is a to b f square h dh is equal to k and not equal to 1, a constant multiple of f that is normal can always be found. ठीक है, हम किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं जी. ठीक है, according to some this to fulfilling this condition, it is easily shown that f over norm of f is a normal function over interval ab जी. So उस आपने नॉर्म कैलकुलेट करें और f के साथ डिवाइड कर दें. जैसे आप नॉर्मल वेक्टर आप फाइंड आउट करते थे, एक ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड आउट करते थे, नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करते हो, तो सिमिलरली आप फंक्शंस के ऊपर भी जब ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन या सिंपल ऑर्थोगोनल फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन जी, और जो दोनों हों उनको हम ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं जी. सो देयर इज ए स्मॉल एग्जांपल दैट नॉर्मलाइज द फंक्शन 1. दिस इज नॉट नॉर्मलाइज फंक्शन ओवर दिस इंटरवल माइनस एल ओवर एल एंड साइन एन पाई एच ओवर एल. मैं इसमें से ये वाला टर्म में करूंगा और ये वाला टर्म में आपको होमवर्क दे रहा हूँ जी. सो सिंस ये क्यों मैं इससे नॉर्म देखना चाहता हूँ 1 की. व्हाट इज द नॉर्म ऑफ 1? सो 1 एक फंक्शन है. जैसे मैंने पहले फंक्शन की डेफिनेशन, नॉर्म ऑफ फंक्शन क्या होगा जी, a टू b f स्क्वायर ऑफ h, यानी f को f के साथ मल्टीप्लाई किया dh और पावर हाफ. ऑर्डिनल वाज नॉर्म ऑफ f स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a टू b f स्क्वायर ऑफ h dh. तो नॉर्म ऑफ 1 क्या होगा? सो दिस इज, और इंटरवल क्या जीवन है, माइनस एल टू एल जी, minus L to L 1.1 dx. 1.1 is 1, so minus L to L dx, and this is equal to nothing but h minus L to L, and this is L minus into minus L, so this is 2L. So look at this, the norm of 1. Of course I have to put square here, otherwise I have to put here root. So this is 1, and so norm of 1, there are too many, norm of 1 is 2L square root जी. ठीक है, अब जो आपका जो नॉर्मल फंक्शन होगा वो कौन सा होगा? जस्ट इस नॉर्म को हम 1 से डिवाइड कर देंगे जी. ठीक है, सो 1 ओवर, सो द नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन इज 1 over 2L जी. अब इसको चेक करेंगे क्या ये वाकई ही इसकी नॉर्म 1 है. अगर है तो दिस मीन्स दिस इज ए नॉर्मल वेक्टर, अदरवाइज नॉर्मल फंक्शन, अदरवाइज दिस इज नॉट नॉर्मल. तो इसको मैं चेक करूंगा. 1 over 2L इसकी नॉर्म में लेता हूँ, स्क्वायर रूट माइनस L to L और इसका स्क्वायर 2L square dh. Of course this is a constant, so और इसको मैं पहले लिख लूँ 1 by 2L dh, and this is 1 by 2L बाहर आ गया,
and this is standard h minus L to L. आप देखो 1/2 L, L minus into minus L, this is 1/2 L into 2L जी, ये हो गया, and this is equal to 1. so इसकी जो नॉर्म है इधर अंडर रूट लूँ तो 1 का अंडर रूट भी 1 है, तो 1/2 L नॉर्म इज इक्वल टू 1. तो सिंपल एक कांस्टेंट फंक्शन की जो नॉर्म है ए लेट्स से 1 की, आपने कैसे कैलकुलेट किया कि उसकी नॉर्म 2L थी, तो 2L को आपने डिवाइड कर दो उस फंक्शन, उस गिवन फंक्शन के ऊपर, तो जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा वो आपका नॉर्मल होगा. सिमिलरली फॉर साइन, जो आपको होमवर्क दिया है वो है साइन n पाई h/L के लिए. इसका नॉर्मल फाइंड आउट करें, इससे नॉर्म फाइंड आउट करें और देन एक ऐसा फंक्शन डेवलप करें जो आपका ऑर्थोनॉर्मल, जो आपका नॉर्मल हो जी. ठीक है, दिस मीन्स जो उसकी नॉर्म 1 हो, जैसे इसकी नॉर्म अभी 1 आप कैलकुलेट करके दीजिए. सेकंड वन इज योर होमवर्क. सो कमिंग to the main topic, the main theorem of this normality section, that is, if phi n is an orthogonal set over the interval AB, the set psi n of h, where psi n of h is equal to phi n of h divided by the norm of that function phi n of h is both orthogonal and orthonormal over AB. यानी वो ऑर्थोगोनल भी है और ऑर्थोनॉर्मल भी है जी. ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल और ये दोनों इसको क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा. और लास्ट में मैंने आपको ये एग्जांपल भी दी. और जो सेट इन दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, सॉरी यहाँ पे मुझे ऑर्थोगोनल और नॉर्मल लिखना चाहिए था जी, इट शुड बी नॉर्मल हियर. अगर इस सेट ऑर्थोगोनल है एज वेल एज वो नॉर्मल है तो उस पे हम ऑर्थोनॉर्मल कहेंगे जी. then it is said to be an orthonormal set, therefore it should be normal here. Now coming to the very important topic after this basic calculations, और अब इन basic calculation के बाद मैं जो इन फ्यूचर में चलूंगा और उसमें मैं उन चीज़ों को मैं रिकॉल करता रहूँगा, यूज करता रहूँगा. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है डिटरमिन फोरियर कोफिशिएंट्स. आप फोरियर कोफिशिएंट्स कैसे डिटरमिन करोगे जी. ठीक है, आपके पास लेट्स से एक कोई है फोरियर सीरीज है और वो आपने उसको इक्वेट किया, एक फंक्शन है, उसी आपने फोरियर सीरीज आपने डेवलप करनी है. तो उसमें जो फोरियर कोफिशिएंट्स है A0, AN एंड BN वो इम्पोर्टेंट है और उनको एक खास पर्टिकुलर मेथड से आपने उनको फाइंड आउट करना है. वो पर्टिकुलर मेथड हम अभी डेवलप करने जा रहे हैं. ठीक है, देन I will come to this definition जी. ठीक है, so first of all I have to do some little calculation for you, and then after that calculation you are able to see this whole definition जी. So let's say my f of h is equal to or it's approximately इसको मैं tilde notation to होना चाहिए exactly equal to सिर्फ टोटल जब मैं A0, AN और BN फाइंड आउट कर लूँगा. This is something like tilde A0 over 2 plus summation n varies from 1 to infinity AN cos of n pi h/L plus BN sin of n pi h/L जी. और ये आपका फोरियर सीरीज है. इसमें इंपॉर्टेंट है A0, AN और BN फाइंड आउट करना. और इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं इस फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ऑफकोर्स 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यही रहेगी चीज़, और इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ और इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग इक्वल कर लूँगा बिकॉज नो आई एम एक्सपेक्टिंग that I can find A0, AN and BN, so this tilde is removed with equal sign. So इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा our minus L to L f of x dx, this is equal to minus L to L A0 over 2 dx plus इंटीग्रेशन इसके अंदर चली जाएगी समीशन से minus L to L AN cos of n pi h over L जी. dx, of course this is h, and plus this sum is for
minus L to L Bn cos of n pi h over L भी और dh। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ माइनस एल ओवर एल एफ ऑफ एच डी एच। ये एक मिनट में यहाँ रोकता हूँ, अब वापस आपको लेके चलता हूँ। आपको ये फर्क पता होना चाहिए, ये टिल्डा नोटेशन में कब बोल रहा है और इक्वल नोटेशन में कब बोल रहा है। इक्वल में उस वक्त हो रहा है जब हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यूज फाइंड आउट हो रहे हैं, ए नॉट ए एन और बी एन। तो क्योंकि मैं ए एन और बी ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज फाइंड आउट मैं assume कर रहा हूँ कि this function is equal to this series, so therefore I just omit this tilde notation, okay, and I put the equal sign there. So 1 by 2 h minus L by L, the limit a naught constant है, n varies from 1 to infinity, a n बाहर आ गया तो minus L to L cos of n pi h over L dh plus बी एन आउट हो गया तो माइनस एल टू एल cos ऑफ कोर्स दिस बी एन, दिस साइन कैसे बी बन गया। ये अगर आप होते ना क्लासरूम में तो आप फॉरम पॉइंट आउट करते, सर यू आर राइटिंग रॉन्ग थिंग हियर, सो साइन को cos बना दिया मैंने। हाँ भाई, अच्छा, सो माइनस एल टू एल एफ ऑफ एच डी एच एंड दिस इज इक्वल टू 1 by 2. And of course here a naught is missing, a naught is constant, so it can be taken out from the integral. So a naught into L minus into minus L and plus summation n varies from 1 to infinity a n, और ये ब्रैकेट सम के लिए है जी, और ये ब्रैकेट ऑफ कोर्स यहाँ पे क्लोज हो रही है। एंड इसका इंटीग्रल होता है साइन n पाई h ओवर L डिवाइडेड बाय n पाई ओवर L, और ये माइनस L टू L है जी। सिमिलरली प्लस Bn, और ये साइन का इंटीग्रल cos होता है जी, तो माइनस cos और ये माइनस cos n पाई h ओवर L ओवर n पाई ओवर L माइनस L टू L और ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज a नॉट इंटू 2L डिवाइडेड बाय 2 माइनस L टू L f of h dh एंड प्लस, देखें आप L सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन L ये कैंसिल हो जाएगा और ये साइन जो है वो मल्टीपल हो जाएगा, इसका जो आर्गुमेंट है वो पाई का मल्टीपल हो जाएगा, और साइन पाई 2 पाई 3 पाई 0 होते हैं तो ये होल टर्म 0 होगी। और दिस इज इक्वल टू, लुक आई हैव टू सॉल्व समीशन n varies from 1 to infinity. The first term is 0, so Bn, देखिए minus sign is there, so I should take minus cos of n pi over L minus into minus, ये प्लस हो जाएगा, ये साइन प्लस cos of n pi of minus L जी divided by L divided by n पाई ओवर L जी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और ये मैंने इधर से पहले ही इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, चलें आपके लिए। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये आ गया, तो दिस इज 2 कैंसिल विद दिस थिंग, सो L a नॉट प्लस समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी Bn इंटू माइनस cos ऑफ n पाई ओवर L प्लस cos negative of minus theta is equal to cos of theta, so this is equal to cos of n pi over L, so this cancels this, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपके पास सिर्फ a नॉट ये आ गया माइनस L टू L f of h dh, और यहाँ से आप a नॉट की वैल्यू ले सकते हो 1 by L माइनस L टू L f of h dh। ठीक है, सिमिलरली आपने ए एन और बी एन जी करनी है, मैं जस्ट एक ए एन जी करा देता हूँ आपको, और बी एन जी आप खुद से करोगे जी। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल डिस्कस अबाउट ओनली एन। सो मेरे पास जो सीरीज थी वो थी, लेट्स से एफ ऑफ एच इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी
and this is equal to an cos of n pi h over L plus bn sin of n pi L over h, and this is in this way. अब मैं इसको फाइंड आउट करने के लिए an फाइंड आउट, मैं इसको cos of m pi h over L से मल्टीप्लाई करूंगा, एग्जैक्टली उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा. सो दिस इज cos of m pi h over L f of h is equal to a naught over 2 cos of m pi h over L plus n varies from 1 to infinity a n cos of n pi h over L cos of m pi h over L and plus bn cos of n pi L over h, sorry, m pi L over h और sin of n pi L over h जी. ठीक है, और ये n और m है, और आप ये बात मैंने इससे पहले प्रूव कर चुका हूँ कि ओके, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँ ओवर दिस इंटरवल जी. तो ये dx आ गया. सिमिलरली इसको जब मैं माइनस एल टू एल इंटीग्रेट करूँ तो ये आ गया. ठीक है, तो दिस इज माइनस एल टू एल cos ऑफ m pi h over L f of h dx. This is equal to minus L to L a naught over 2 cos of m pi h. मैं इसको बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो बता दूँ आपको. जब ये सम्स अप्लाई करो, देखो जब m और n इक्वल नहीं होंगे, इफ दे आर नॉट इक्वल तो दिस होल थिंग गोज टू जीरो जी, ये जीरो हो जाएंगे. इफ इवन m और n अगर आपस में इक्वल ना हुए तो ये चीज जीरो हो जाएगी जी. ये अभी हमने थ्योरम पढ़ा है, और सिमिलरली बी एन का ये टर्म भी जीरो हो जाएगी जी. यस, बट फॉर m इज इक्वल टू n के लिए ये जीरो नहीं होंगी जी. सो दिस cos n L over h, ये जो थ्योरम मैंने थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रूव भी किया. तो दिस टर्म इज जीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m एंड n. देयर इज सम m मस्ट बी हियर, दिस मल्टीप्लाई क्रॉस से, तो ये दिस इज क्रॉस m जी. सो ये जीरो टर्म हो रही है, और इस टर्म में सिर्फ एक टर्म, इस पूरी सीरीज में जस्ट एक टर्म नॉन जीरो है, और वो है जब m और n आपस में इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, अदरवाइज दे आर जीरो. सो इसको जब में n की वैल्यू m होगी, देखें ना n वेरी स्टार है 1 टू इन्फिनिटी, तो दरमियान में कहीं m भी आएगा 1 2 3 अप टू m एंड अप टू इन्फिनिटी. m ऑफ कोर्स n से ग्रेटर है, तो ये जब n वेरी ग्रेटर और इक्वल होगा, तो जब मैं n इज इक्वल टू m लूंगा, फॉर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ रहे. तो ये चीज आ जाएगी am cos माइनस l टू l cos square of m pi h over L जी प्लस bn into 0 जी. ये दिस होल टर्म गोज टू 0 जी. ठीक है, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज a नॉट बाई 2 बाहर आ गया, तो दिस इज साइन m pi h over L डिवाइडेड बाई m pi over L. दिस इज माइनस l टू l प्लस am, और इसको जब आप इंटीग्रेट करने बैठोगे तो इसके लिए आपका फार्मूला है 1 प्लस cos 2 m pi h over L डिवाइडेड बाई 2 dx जी. ठीक है, तो ये टर्म क्योंकि इसमें पाई इन्वॉल्व हो रहा है, दिस होल टर्म गोज टू जीरो. एंड देखिए ना, अपर लिमिट अप्लाई करते हैं. चलिए मैं स्टेप होल्ड कर देता हूँ. ए नॉट इक्वल टू साइन m pi L over L divided by m pi over L minus sin m pi minus L over L divided by m pi over L. तो ये L कैंसिल हो गया. तो देखें m एक इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर है 1 2 3 4,
आप पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल टर्म ये जीरो हो जाएगा, सिमिलरली ये जीरो हो जाएगा जी, प्लस ए एम इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे। आफ्टर द कैलकुलेटिंग ऑफ दिस इंटीग्रल बेसिकली इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप कहोगे कि सर ना काम खुद अधूरे छोड़ देते हैं। 1 प्लस कॉस ऑफ 2m पाई h ओवर l ओवर 2 dh। सो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो रही है। माइनस l टू l कॉस ऑफ m पाई h ओवर l f ऑफ h dh एंड दिस इज इक्वल टू am। आज अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ ना, तो h ओवर 2 माइनस l टू l प्लस साइन 2m पाई h ओवर l डिवाइडेड बाय 2m पाई ओवर l माइनस l टू l। ये इसमें सेम वो कंडीशन आ रही, तो ये दिस होल टर्म गोज टू जीरो अगेन एंड यू आर लेफ्ट विद am इंटू l माइनस इंटू माइनस l और am ओवर 2 बाहर आ गया, तो ये l इंटू am आ गया जी। तो am की वैल्यू क्या आ गई, माइनस l टू l कॉस ऑफ m पाई h ओवर l f ऑफ h dh। तो आपका जो कोफिशिएंट an है, अगर आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे तो और उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो आपका फोरियर कोफिशिएंट होगा, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर obtaining the Fourier coefficient जी for an जी। So similarly और यहाँ पे देखिए m है, यहाँ पे आपने n लिखा हुआ है, तो m एक डमी वेरिएबल है, तो you can change m with n। So an is equal to मैं लिख देता हूँ, और l भी था कहीं पे जी, this l 1 by l जी, 1 by l cos of m n pi h over l f of h dx जी। सो दिस इज योर ए एन या ए एम, ये दोनों ठीक है, कोई एक ले लो, और बी एन आपने खुद करना है जी, ठीक है। बी एन इज योर होमवर्क। सो नाउ आई एम एबल टू गो फॉर दैट डेफिनेशन ऑफ द फोरियर कोफिशिएंट्स। आप देखेंगे मैंने ए एम कैलकुलेट किया तो ये आ गया, और ए नॉट कैलकुलेट किया था तो मेरे पास ये वैल्यू आई थी। अब हम वापस जाते हैं। नाउ दिस डेफिनेशन, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन आफ्टर दैट कैलकुलेशन दैट f be a function whose period is 2l, the Fourier series of f is the series a naught by 2 plus summation n varies from 1 to infinity a n cos n pi h over l plus b n sin n pi h over l। तो ए एन आपने कैलकुलेट किया, मैंने भी कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले। दिस इज एफ ऑफ एक्स cos of n by h over l dx a naught 1 over l minus l to l f of x dx and bn is equal to 1 over l minus l to l f of x sin n by h over l dx। तो ये आपके पास फोरियर कोफिशिएंट्स आ गए। अगर आप अपने फोरियर कोफिशिएंट्स को इस तरह से कैलकुलेट करोगे और तो आपकी जो ऑब्टेनिंग सीरीज होगी उससे हम फोरियर सीरीज कहेंगे, ठीक है। These coefficients are called Fourier coefficients. Now, as an example, I will do this is the following example जी, that find the Fourier series of the function। ये एक फंक्शन है मेरे पास जो पीरियोडिक है, कैसे है मैं भी आपको बताता हूँ। f of x is equal to minus 3 by 3 and minus 5 plus 10n less than h less than or equal to, I think this is less than sign, this is not equal, but it's not a big mistake, so you can write this thing as well, 10n over, and when this is a piecewise function as well, आपकी domain split हो रही है, therefore this is a piecewise function, and 10n less than h and less than 5 plus 10n g। So I have to calculate the Fourier series for this function। तो मेरे पास जो फंक्शन था, मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करता हूँ। f of x is equal to minus 3 when h is greater than minus 5 plus 10 and less than 10n, and when greater than 10n less than h is 5 plus 10n g, when n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 up to so on, and this is 3। So सबसे पहले तो आप इस फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज दिस फंक्शन, ये फंक्शन है क्या।
तो आप ये एक पीसवाइज फंक्शन है, जब आप इसको ड्रा करने जाएंगे तो फॉर n फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ n इज 0, फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए जो आपका फंक्शन बनेगा वो बनेगा -3 -5 लेस देन x लेस देन 0 एंड 3 0 ग्रेटर देन लेस देन x लेस देन 5 जी। तो इसको जो ड्रा करना है वो मैं कैसे ड्रा करूंगा, एंड फॉर n इज इक्वल टू 2 भी मैं 1 भी ले लेता हूँ ताकि फिर हमें ड्रा करते हुए हम आसानी रहे। तो -3 व्हेन 1 लिया तो यहाँ पे +5 आ गया, लेस देन x लेस देन 10 एंड देन 10 लेस देन x लेस देन 15 जी, ये 3। ये जब मैंने 1 लिया, इसको थोड़ा सा इसको इसमें शामिल करते हैं, n इज इक्वल टू 2 के लिए f ऑफ x मेरे पास आ गया -3 एंड 3 एंड 2 के लिए देखें 10 2 are 20 -5 15 लेस देन x लेस देन 20 एंड 20 लेस देन x लेस देन 25। सो अगर इस फंक्शन को मैं ड्राफ्ट ड्रा करना चाहूँ इस फंक्शन का, और इसी में पहले मैं इसको देखना चाहता हूँ इसका पीरियड कितना है, और उसके लिए सबसे इजी वे है कि मैं इसका ड्राफ्ट ड्रा कर लूँ। ठीक है, आप देखें -5 से 0 तक, दिस इज लेट्स से -5, दिस इज बट ये बहुत ज्यादा, ये -10 ले लेता हूँ और ये -5 ले लेता हूँ, क्योंकि फिर ये 5 ये 10 ये 20 15 एंड समथिंग लाइक दैट। -5 से 0 तक फंक्शन की वैल्यू थी -3, दिस इज -3 एंड दिस इज +3। सो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी पेंसिल पे इतनी अच्छी नहीं है, तो आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है जी। ठीक है, तो फॉर -5 to 0 के लिए h की वैल्यू क्या थी जी, -3, तो -3 इज हियर जी। एंड फ्रॉम 0 to 5 के लिए वैल्यू थी 3, दिस इज 3 हियर जी। अब आगे चलें 5 to 10 के लिए, 5 to 10 के लिए इसकी वैल्यू क्या थी, -3, अगेन यहाँ पे आ गए आप, और 10 to 15 के लिए इसकी वैल्यू थी 3, 10 to 15 के लिए 3। तो आप देखेंगे ये पीरियोडिक फंक्शन है जी, तो इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं इसको काउंट -5 एंड देन 5, 10 पीरियड है जी, 10 यूनिट्स एच मूव करता है, तो उसके बाद वो दोबारा रिपीट करना शुरू कर देता है। ये देखें ना, ये रिपीट कर रहा है, इसके बाद इस इंटरवल के लिए, फिर इसके बाद इस इंटरवल के लिए, तो ये एक ऑसिलेटिंग फंक्शन ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो पीरियड है 2l वो 10 है, तो l कितना आ गया 10/2 5। ठीक है, तो अब इसका जो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं वो मैं कैलकुलेट करूंगा। वो फोरियर कोफिशिएंट a0 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 1/l -l to l f of x dx जी। तो l इज 5, सो 1/5 -5 to 5 f of x dx, बट our function is not defined for this interval। ये -5 to 5 के लिए तो डिफाइन नहीं है, ये -5 to 0 के लिए डिफाइन है और 0 to 5 के लिए डिफाइन है। सो वी हैव टू स्प्लिट दिस इंटीग्रल इन दिस वे, 1/5 -5 to 0 f of x dx प्लस 1/5 कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0 to 5 f of x dx। ठीक है, अब 1/5 ये लिख लिया, तो f अब इस इंटरवल के लिए मेरा फंक्शन डिफाइन है, एंड दैट इज -5 to 0 दैट इज -3 dx प्लस 1/5 -5 to 5 एंड दिस इज 3 dx जी। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और समथिंग लाइक दैट, ये आ जाएगा आपके पास a0 इज इक्वल टू 1/5 -3 बाहर आ गया, तो -5 to 5 dx प्लस 1/5 -3 बाहर आ गया, तो -5 to 5 dx and this is -3 by, and this is +3, this must be +3,
Of course this must be plus 3 because and this is 0 to 5, minus 5 to 0 and 0 to 5. So this is little mistakes. So minus 5 to this is 0 and this is 0 to 5g. H from minus 5 to 0 plus 3 by 5 h from 0 to 5. So minus 3 by 5 upper limit 0 minus into minus 5 plus 3 over 5 into 5 minus 0g. So minus 3 by 5 into 5 plus 3 by 5 into 5. So this is cancelling, minus 3 plus 3 and this is equal to 0. तो a नॉट बेसिकली मेरे पास 0 आ गया जी, ठीक है। सिमिलरली मैं am कैलकुलेट करूंगा और bn कैलकुलेट करूंगा इस फंक्शन के लिए, ठीक है। और आप देख लो कि ये काफी एक लेंथी वर्क है जी। तो लेकिन ये आपको करना है, ठीक है। और ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि अच्छा मुझे तो आता है तो मैं इसको समझ आ रही है मुझे तो बस ठीक है इसको मैं रख देता हूँ। हाथ से गुजारना है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कभी समझ नहीं आएगी, ठीक है। और ए एन मैं कैलकुलेट करता हूँ अभी। ए एन का जो फार्मूला था वो था 1 by l माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एन पाई एच ओवर एल डी एच। और मैं एफ ऑफ एक्स के बाद में एल मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था, वो 5 था, तो 1/5 माइनस 5 to 5 एफ ऑफ एक्स क्रॉस एन पाई बाय 5 एच डी एक्स जी, ए एन ये आ गया जी। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें पेन कलर दे दूं। सो ए एन इज इक्वल टू 1/5, मैं उसको दोबारा लिख रहा हूँ, माइनस 5 to 5 एफ ऑफ एक्स क्रॉस एन पाई एच ओवर 5 जी एंड डी एक्स जी। अब इसको एफ ऑफ एक्स आपको पता है कि मेरा एफ ऑफ एक्स स्प्लिट है माइनस 3 और 3 में। जब 0 से जब आपका एक्स लेस देन 0 ग्रेटर देन माइनस 5 होगा और जब ग्रेटर देन 0 लेस देन 5 होगा तो इस तरह से होगा। तो आपको इसको फिर ब्रेक करना होगा, माइनस 5 to 0 एफ ऑफ एक्स क्रॉस ऑफ एन पाई एच ओवर 5 डी एक्स और माइनस प्लस 0 to 5 एफ ऑफ एक्स क्रॉस एन पाई एच ओवर 5 डी एक्स जी। ऑफ कोर्स 1/5 भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो अब वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। इस इंटरवल के लिए मेरा फंक्शन डिफाइन है, माइनस 5 to 0 दिस इज माइनस 3 समथिंग, दिस इज 5 क्रॉस ऑफ एन पाई एच ओवर 5 डी एक्स plus 1/5 0 to 5 and this is 3 cos n pi h over 5 dx। सो स्टूडेंट्स आप देखो कि ये माइनस 3/5 बन गया और cos का इंटरवल होता है साइन n पाई h over 5 डिवाइडेड बाय n पाई over 5 और इंटरवल माइनस 5 to 0 एंड प्लस 1/5 3/5 इवन 3 मल्टीप्लाई कर दें तो साइन n पाई एच ओवर 5 ओवर n पाई ओवर 5 0 to 5 जी। तो लिमिट पुट करें तो साइन 0 पुट करें तो ये होल टर्म 0 हो जाए, 0 ओवर n पाई ओवर 5 माइनस साइन n पाई इंटू माइनस 5 ओवर 5 ओवर n पाई ओवर 5 प्लस 3/5 इंटू साइन n पाई h n पाई 5/5 ओवर n पाई बाई 5 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई n पाई बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। ये होल टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 ये भी 0 और ये देखें ये 5 से कैंसिल होकर ये n मल्टीपल हो जाए पाई का तो साइन भी ये टर्म भी 0 हो जाए एंड सिमिलरली ये टर्म भी 0 हो जाए। तो ए एन बी 0 आ जाएगी मेरे पास,
ठीक है। सिमिलरली इन द सेम वे जब आप बी एन कैलकुलेट करोगे, आई एम गिविंग यू द होमवर्क कि बी एन आपके पास आना चाहिए 6/पाई into 1 minus cos n pi. So this is your b and this must be on the same pattern. बस सिर्फ यहाँ पे वो जीरो नहीं होंगे और उनकी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बी एन ये मिलर की बुक में भी ये टर्म हुआ है 1/l minus l to l f of x and this is sin n pi h over l dx. अब मैं इसे डायरेक्ट अगर लिखूं तो 1/5 -5 to 0 3 sin -3 sin n pi h over l dx. मैं सारा उसको वाइंड अप करके लिख रहा हूँ ताकि जैसे एक हिंट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं लिख भी देता हूँ हिंट 0 to 5 3 into sin n pi h over l dx जी, बी एन आ गया। तो -3/5 इसे इंटीग्रल क्या हो रहा है जी, cos ऑफ n pi h l over n pi over l and -5 to 0 and प्लस आप इसको जब आप करोगे तो 1/5 3/5 sin इंटीग्रल cos of n pi h over l n pi h over l over n pi over l 0 to 5. एक चीज पिछले स्टेप में देखो मुझे याद आ रही, देयर शुड बी cos, अच्छा ये cos ही था, तो व्हाट्स द डिफरेंस, cos एंड sin, sin का इंटीग्रल माइनस cos होता है, तो माइनस cos यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो -3/5 minus cos of 0, everything goes to 0 over n pi over l, l is 5 now, plus minus into minus this term cos of n pi over 5 into -5 divided by n pi over 5 प्लस ये जो माइनस साइन था ये इसको माइनस डाल देता हूँ, -3/5 cos of n pi 5/5 divided by n pi by 5 minus cos of 0 divided by n pi by 5. -3/5 and this is -1 by n pi by 5 plus this cancels this thing जी, तो cos नेगेटिव वही होता है, cos of n pi divided by n pi by 5 minus 3/5 and this is cos of n pi divided by n pi by 5 minus 1 over n pi by 5 की। और इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये मैंने आपको होमवर्क देना था, पहले सोचा फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर दूं, तो प्लस 5/n pi cos of n pi -3/5 होल कॉमन लिया तो प्लस cos of n pi divided by 5 over n pi minus 5 over n pi, ये आ गया जी। तो ये और ये आपस में ऐड होके 2 -3/5 into -10/n pi cos of n pi plus 10/n pi का minus 10/n pi सिंपल। तो यहाँ से 2 कॉमन लें और माइनस भी कॉमन लें, तो दिस इज 6/5 into this something like that 5/n pi और इवन 10/n pi कॉमन क्यों नहीं मिलेगा, देखिए मैं भी ऐसा सिर्फ 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 10/n pi कॉमन ले लें तो दिस इज -6 into cos n pi -1, और मैं इसको इस तरह लिख लूँ तो 6 into 1 minus cos n pi जी। सो दिस इज बी एन जी, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। लेट्स सी ये आता है जी 6/pi, पाई इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझसे मिस हो गया,
तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 8 पाई भी होना चाहिए जी, और ये पाई जी। सो स्टूडेंट्स बी एन बी आ गया, तो आप किसी भी फंक्शन को उसकी फोरियर सीरीज आप डेवलप कर सकते हो। और मैंने आपको होमवर्क में एक फंक्शन दिया है एट स्मॉट, आपने इसकी फोरियर सीरीज भी डेवलप करनी है ओवर द इंटरवल -1 to 1 जी। ठीक है, पहले इसको ड्राफ्ट ड्रा करो, इसका पीरियड देखो, पीरियड देखने के बाद एल फाइंड आउट करो, एल जब फाइंड आउट हो जाए तो फिर आप ए नॉट ए एन बी एन आप बड़ी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो जी। सो द सेकंड एग्जांपल which I want to give you is as a homework. This is f of x is equal to mod of x over the interval -1 to 1, and letting f be the periodic extension of f, find the Fourier series expansion of f जी। यानी आपने जस्ट इसकी फोरियर सीरीज इस फंक्शन की फाइंड आउट करनी है जी। ठीक है, -1 to 1 इंटरवल के ऊपर, और इसका एल जो है वो आपने कैलकुलेट करने, ड्राफ्ट ड्रा कर लें और इजीली हो जाएगा जी। ठीक है, नाउ come to the last topic of this Fourier series, that is the Fourier series for even and odd functions जी। अब फंक्शन आपको पता है इवन फंक्शन किसको कहते हैं जी, जिसमें f ऑफ ऑड फंक्शन जिसमें f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x हो जाए तो उसको हम इवन कहते हैं, और जिसमें f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x हो जाए तो उसे ऑड कहते हैं। जैसे साइन फंक्शन है, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस sin of x, so this is an odd function, जबकि cos function is an even function। या दूसरे लफ्जों में जो ऐसा फंक्शन जो y एक्सिस के लॉन उसको एज ए इमेज के तौर पर ले और दोनों साइड्स पे y एक्सिस के वो सेम बिहेवियर शो करे, उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं, और जो ओरिजिन के अगेंस्ट करे उसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं। तो सो साइन, सिंस साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x इज एन ऑड फंक्शन। Also, cos of minus x is an even function, but there are some functions which are neither odd or nor even, something like that, x square minus 3x, अब minus substitute करो, g of minus x is equal to minus x square, and minus into, of course आपको algebra पे x की value को minus put करना होगा, minus x, and this minus makes this plus, so x square plus 3x, and this is not equal to plus minus g of x। so ये जो function है ये neither even है nor odd है। सो रिमार्क में दूंगा, सम फिजिकल प्रॉब्लम आएंगे आपके पास जिसमें हम फुल प्लेट की बजाय हाफ प्लेट को डिस्कस करते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की बजाय हम 0 to इन्फिनिटी, जैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम करेंगे तो वो हमारे लिए हम बाउंड है उसको 0 से स्टार्ट करने, जबकि फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बात करते हैं। तो उस चीज के रेफरेंस से फिर क्योंकि ये बार बार यूज होनी चीजें, तो इसलिए मैं पहले आपको एज ए रिमार्क बता रहा हूँ कि जो फुल इंटरवल हो रहा है उसे हम कहेंगे फुल फोरियर इंटरवल, एंड जो उसका हाफ हो रहा 0L इज कॉल्ड हाफ फोरियर इंटरवल। एंड इफ वी आर लुकिंग फॉर अ फोरियर expansion of a function f on its half Fourier interval, then we extend or prolong the function f into the interval minus L0 in such a way that we can write the Fourier series over minus L to L and then periodically on the set of Rg. If we extend our function f in the interval minus L0 as an odd function, then the series is known as Fourier sine series. And if उसको एक्सटेंशन हम इवन के तौर पर करेंगे तो उसे हम फोरियर कोसाइन कहेंगे, यानी ऑड फंक्शन को हम फोरियर साइन सीरीज से और इवन फंक्शन को हम फोरियर कोसाइन सीरीज से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो लास्ट टॉपिक है इसको मैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में भी रिपीट करूंगा क्योंकि इट्स गोइंग टू बी लेंथी। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल that is extended into the interval minus L to 0 as an odd function of f naught. If its Fourier series exists, then the series must be of the form, in this form जिसमें a naught और a n both are 0 जी, p n ये आ गया जी सेम, लेकिन इसमें इंटरवल क्या है 0 to 1, not minus L to L जी, 0 to L इंटरवल हो गया, और इसमें a naught और a n both are 0 जी। सिमिलरली जो हमारे पास कोसाइन फोरियर सीरीज होगी उसमें हम ए एन को इक्वल टू ए एन और ए नॉट की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और बी एन को इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, और वो एक इवन फंक्शन के लिए हम बात करेंगे। यानी सबसे पहले हम अपने फंक्शन की प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि इधर आवर फंक्शन इज इवन और इट इज एन ऑड, और उसके बाद फिर हम
उसकी कोरस्पॉन्डिंग फोरियर सीरीज और जो इवेलुएट करेंगे, चाहे वो फोरियर कोसाइन हो रही, चाहे वो फोरियर साइन हो रही। So for cosine series, let f be a function defined on the interval that is extended into the interval minus L to 0 as an even function. If its Fourier series exists, then the series must be of the form, यानी y axis के दूसरी साइड पे वो इवन फंक्शन के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो उसको हम उस सीरीज इस तरह की बनेगी एंड नॉट इस तरह की बनेगी, बल्कि इस तरह की बनेगी कि a n sin an cos of n pi h over L. So there is a mistake. I just copied from the previous. So this is an cos of n pi h over L, where an is this thing, a naught is this thing, and an is this thing जी, जो हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, and bn is equal to 0 जी. So there is a minor mistake in typing. So here it should be an cos of n pi h over L जी. So आज 8 जल्दी निकली चले. So the summary of my today's lecture is about the Fourier series. आज हमने सिर्फ Fourier series को देखा है, आज हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई काम नहीं किया, जस्ट Fourier series, क्योंकि आगे हमारे जो सोल्यूशन मेथोडोलॉजीज हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें Fourier series बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, तो आज का लेक्चर हमने डिवोट किया Fourier series के लिए, और इसमें हमने पीरियोडिक फंक्शंस को देखा, ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मैलिटी देखी, determining Fourier coefficients, how I can determine Fourier coefficients, and what are the Fourier sine series and what are the Fourier cosine series. और इसमें मैं जो लास्ट टॉपिक है, क्योंकि ये आज थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया है, तो इस लास्ट टॉपिक को मैं हल्का सा एड्रेस करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में जी, 10-15 मिनट का हम इसके ऊपर बात करेंगे अगेन, ठीक है। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।